हेलो बच्चों, आपका आपके चैनल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के लिए सिलेबस क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पाठ्यक्रम क्या है। हमें कुल 5 यूनिट पढ़ना होता है। यूनिट 1, 2, यूनिट 3, 4 और 5। पहला यूनिट है सजीव जगत की विविधता। इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है, पहला टॉपिक है सजीव जगत। सजीव जगत में हम ये पढ़ेंगे कि सजीवों के लक्षण क्या हैं और हम इन लक्षणों के आधार पर सजीव को कैसे पहचानते हैं तथा निर्जीव से कैसे अलग करते हैं। दूसरा टॉपिक है जीव जगत का वर्गीकरण। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं, और आप लोग जानते होंगे पृथ्वी पे लगभग 1.8 मिलियन एनिमल्स और प्लांट प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग उन जीवों का कैसे वर्गीकरण करते हैं, क्या क्या विधियां हैं, कौन कौन से मेथड हैं क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के, वो स्टडी करेंगे। जिसमें हमें स्टडी करना है 2 जगत का वर्गीकरण, 3 जगत का वर्गीकरण और 5 जगत का वर्गीकरण। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हिटेकर का 5 जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई जिसको कहते हैं, प्लांटी, और 5वां जगत होता है एनिमलिया। तो ये व्हिटेकर का 5 जगत का वर्गीकरण है, जिसमें हम लोगों को स्टडी करना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमलिया। सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 जगत का वर्गीकरण भी स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में हमें पौधों को क्या लक्षण होते हैं ये पढ़ना है, और पौधों का वर्गीकरण कैसे हम करते हैं। इस टॉपिक में आपको पढ़ना है पौधों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म में भी जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे दोनों को अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट 1 में जंतु जगत। जंतु जगत में हम जंतुओं के क्या लक्षण होते हैं और उनको कैसे वर्गीकृत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पे। जंतु जगत में हमें सभी फाइलम या संघ हिंदी में जिसको कहते हैं उसके सभी लक्षण, अलग अलग फाइलम के अलग अलग संघ के लक्षण को क्या करना है, डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। ठीक है, इस तरह से सभी संघ का हमें क्या करना है, अलग अलग लक्षण पढ़ना है। लगभग 5 से 6 लक्षणों को पढ़ना है और कुछ एग्जाम्पल्स भी नोट करने हैं। ठीक है, तो ये था आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना। इस यूनिट में हम लोगों को पौधों और जंतुओं की संरचना के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, देखिए इसमें 2 टॉपिक है, पुष्पी पौधों की आकार की पढ़ना है और दूसरा है जंतुओं की संरचनात्मक संगठन। पहला जो टॉपिक है पुष्पी पौधों की आकार की, आप लोग जानते होंगे पुष्पी पौधे किसको कहते होंगे। अरे बहुत ही आसान है, जिन पौधों में पुष्प खिलते हैं उन्हीं पौधों को हम क्या कहते हैं, पुष्पी पौधे। गुलाब का फूल देखा है आप लोगों ने, गुड़हल का फूल देखा है, आम का पेड़ देखा है, सभी में पुष्प खिलते हैं। मटर का पौधा है उसमें भी पुष्प लगता है। तो ये सभी क्या होते हैं, पुष्पी पौधे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें पुष्पी पौधों की आकार की पढ़ना है। मतलब इसमें हमें पढ़ना है पौधों की पत्तियों की संरचना कैसी होती है, जड़ों की संरचना कैसी होती है और तने की संरचना कैसी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेकेंड का जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। इस टॉपिक में आपको जितने भी जंतु होते हैं मीन्स एनिमल, चाहे वो मनुष्य हो, गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी जंतु है, उसकी शरीर की संरचना कैसी होती है, इसमें हमें पढ़ना है जंतु ऊतक के बारे में। ऊतक, आप लोगों ने ऊतक का नाम सुना होगा। कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है और अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से एक संपूर्ण शरीर बन जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको ऊतक के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है कोशिका संरचना एवं कार्य। बहुत ही आसान यूनिट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है दोस्तों। देखिए, इसमें आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है कोशिका जीवन की इकाई। इसमें आपको कोशिका के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, हरित लवक के बारे में पढ़ना है, गोल्गी काय के बारे में पढ़ना है, अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, केंद्रक के बारे में पढ़ना है। इस तरह से कोशिका की संपूर्ण संरचना को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैविक अणु। इंग्लिश में हम लोग इसको बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वसा या लिपिड जिसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है जैविक अणु। जैविक अणु हम किसको कहते हैं, जीवों में पाए जाने वाले जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं को हम जैविक अणु कहते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है डीएनए। डीएनए का नाम तो आप सभी ने दोस्तों सुना होगा। डीएनए को क्या कहते हैं, यह आनुवांशिक पदार्थ होता है जो गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो इस टॉपिक में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। आप लोग जानते हैं जितने भी जीव होते हैं उनका निर्माण कोशिका से ही मिलकर होता है और कोशिका विभाजन से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है और नए जीवों में वृद्धि होती है। इसमें हमें कोशिका चक्र मीन्स सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। कोशिका कैसे डिवाइड करती है, कैसे विभाजित होती है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण कैसे होता है, डिटेल में पढ़ना है आपको। और इस कोशिका विभाजन में सूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन को यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट फोर्थ है आपका पादप कार्यकी। इंग्लिश में हम लोग इसको प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। इस यूनिट में हमें पढ़ना है उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पौधों मीन्स हायर प्लांट। हायर प्लांट का मतलब भी वही होता है जिनमें क्या होते हैं, पुष्प खिलते हैं। पुष्पी पौधों को ही हम हायर प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है बहुत ही अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मीन्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है, दोनों को डिटेल में पढ़ना है। और C3 साइकिल, C4 साइकिल क्या होता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो TCA साइकिल होता है जिसको केल्विन चक्र कहते हैं, केल्विन चक्र में किस तरह से कार्बन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है, उसी तरह से C3 साइकिल और C4 साइकिल अलग अलग पाथवेज होते हैं। ठीक है, इसी आधार पे हम इन पौधों को C3 पौधे और C4 पौधे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फोर्थ में पौधों में श्वसन। श्वसन मीन्स रेस्पायरेशन। आप लोग जानते हैं श्वसन या रेस्पायरेशन
सभी जीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो चाहे कोई भी पौधा हो या कोई भी जंतु हो, वह श्वसन अवश्य ही करता है। श्वसन में आपको पढ़ना है ग्लूकोज का अपघटन कैसे होता है और ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। श्वसन में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र एंड एटीपी निर्माण। एटीपी निर्माण, ग्लाइकोलिसिस जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का अपघटन होगा जिससे पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। क्रेब्स चक्र जिसमें क्या किया जाएगा, जो CO2 है, CO2 का जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल से किस तरह से एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है श्वसन में। पौधों में श्वसन, और चाहे पौधा हो चाहे वह जंतु हो, अगर हम कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं तो कोशिकीय श्वसन पौधे और जंतु दोनों में क्या होता है, समान होता है। तो हमें यहाँ पे केवल पौधों में ही श्वसन पढ़ना है। ठीक है, श्वसन और ब्रीदिंग में, मीन्स ब्रीदिंग को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, अंतर होता है। ठीक है, श्वसन का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, इसको श्वसन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, कोशिकीय श्वसन पढ़ना है, कोशिका कैसे श्वसन करती है। तीसरा टॉपिक है आपका यूनिट 4 में पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ठीक है, वृद्धि का मतलब ग्रोथ, पौधों में कैसे वृद्धि होती है। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है पादप में, मीन्स पौधों में कैसे वृद्धि होती है और उस वृद्धि को प्रेरित करने वाले कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं। यहाँ पे रासायनिक पदार्थ का तात्पर्य ये है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं या प्रभावित करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ऑक्सिन क्या होता है, जिबेरेलिन क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, इथाइलिन क्या होता है। हाँ, इथाइलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग ठेले पे जो केला खाते हैं, इथाइलिन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में इन सभी हार्मोन्स के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट यूनिट है मानव कार्यकी, मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें यहाँ पे पढ़ना है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। श्वसन एवं गैसों का विनिमय, इस टॉपिक में हमें ये स्टडी करना है कि जो हम हवा लेते हैं वो किस प्रकार से, जो हम गैस, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, उसके लिए हमारा श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, कितनी मात्रा में हम वायु को अंदर लेते हैं, कितनी मात्रा में बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से अंग हैं जो हमें श्वसन में सहायता करते हैं, जैसे फेफड़े है, डायफ्राम है, ठीक है, पसलियाँ हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे हमको स्टडी करना है। सेकेंड टॉपिक है आपका इस यूनिट में परिसंचरण एवं देहतरण। परिसंचरण का मतलब सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है, ब्लड, रुधिर जिसको कहते हैं। ठीक है, आप लोग आम बोलचाल भाषा में खून भी कह देते हैं। तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, रुधिर के बारे में पढ़ना है, रुधिर के संगठन के बारे में पढ़ना है, और रुधिर का क्या कार्य होता है इसके बारे में पढ़ना है। साथ साथ रुधिर को पंप करने का काम कौन करता है, हृदय। तो इस टॉपिक में हमें हृदय के बारे में भी स्टडी करना है, जिसमें हमें ECG, हृदय किस तरह से कार्य करता है, वह कितना रुधिर पंप करता है, वो सब पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ लिम्फ भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है आपका इस यूनिट का उत्सर्जी पदार्थ एवं निष्कासन। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में हमेशा बनते रहते हैं, और मनुष्य का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया होता है मुख्य रूप से, और उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। तो इस टॉपिक में हमें ये स्टडी करना है कि वृक्क की संरचना कैसी होती है, और यहाँ पे वृक्क यूरिन का या मूत्र का निर्माण कैसे करता है और इसका निष्कासन कैसे होता है। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक में यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक है आपका गमन एवं संचलन। ठीक है, गमन एवं संचलन, मूवमेंट एवं एंड लोकोमोशन।
इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि हम कैसे गमन कर पाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मूव कर पाते हैं, जिसमें हमारी मांसपेशियां कैसे कार्य करती हैं, वो कैसे संकुचित होती हैं, कैसे शिथिल होती हैं। इसलिए यहाँ पे हमें इस टॉपिक में पढ़ना है स्केलेटल मसल के बारे में, कंकाल पेशी के बारे में, जो पेशियां हमारे कंकाल से जुड़ी रहती हैं और हमें हमारा कंकाल ही क्या करता है, गमन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमें पढ़ना है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, मस्तिष्क और सुषुम्ना के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते हैं मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है आपके शरीर का। मस्तिष्क ही क्या करता है, आपके शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि मस्तिष्क और सुषुम्ना मीन्स स्पाइनल कार्ड आपके शरीर की क्रियाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, आपका मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है और उसकी संरचना के बारे में। लास्ट टॉपिक है रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में सुना होगा, तो इस टॉपिक में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में स्टडी करेंगे। और कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। ठीक है, इस तरह से सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ये हम लोगों का क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।